कश्मीर में आज मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। आप खुद देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। चुनाव की सबसे बड़ी खबर, मोदी को कमजोर बताने वाले राहुल खुद उमर, केजरीवाल और अखिलेश के कंधे पर क्यों चढ़े बैठे हैं? राहुल गांधी साइलेंट मोड में क्यों हैं? कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते तो 370 वापस आएगा। हरियाणा चुनाव में बड़ी हलचल है। बीजेपी की जीत के डर से कांग्रेस ने फिर कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ली है क्या? सबसे पहले इसका चल, जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है बॉस, बदला ही क्या है बॉस, उन्हें आज पाठशाला की यह पहली क्लास देखनी चाहिए। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर वो कर दिखाया जो आप देखेंगे, सुनेंगे तो बॉस शॉक्ड रह जाएंगे। हालांकि मोदी ने क्या ही बदला है, ये पूछने वाले खुद मोदी काल में आए बदलाव के ढेरों फायदे उठा रहे हैं। भाई, जो लोग खटाखट फटाफट अकाउंट में आज पैसे डालने के हवाई ख्वाब दिखा रहे हैं, वो भी इसीलिए ना दिखा पा रहे हैं क्योंकि मोदी ने जनधन योजना लाकर बड़ा बदलाव ला दिया और बिचौलिए खत्म करके गरीब के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। वरना जो खटाखट की रट लगाए बैठे हैं, उनके ही पिताजी यानी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसा सफा चट हो जाता है। आज देश ऐसा बदला कि सफा चट की जगह खटाखट बोलने का मौका मिल रहा है। भ्रष्टाचार कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा, देश के हर हिस्से में होने वाली आतंकी घटनाएं रुक गईं, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो देश के विकास में लग रहा है। महंगाई से त्राहिमाम दुनिया के बीच अपने यहां महंगाई कंट्रोल में रही, विकास रॉकेट बना हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास लिखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है मैंने। यह सुनकर हंसी इसलिए आती है कि जो मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया का गाना गा रहे हैं, उनमें खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ लें। जहां तक रही मोदी के कॉन्फिडेंस की बात, तो 370 हटाने को लेकर मोदी का विजन और कॉन्फिडेंस ही था कि आज कश्मीर से वो तस्वीर आ गई जो बॉस कोई सोच ही नहीं सकता था। आज वो पावरफुल तस्वीर आपको दिखाऊं, कश्मीर चुनाव की डिटेल बताऊं, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने वाली है ये बताऊं, हरियाणा में क्या खेल चल रहा है ये सब कुछ बताऊं। उससे पहले एक बार कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई थी। वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, लेकिन जिस पार्टी की 0 सीट आई हो, उस पार्टी का नेता जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये सुन के कहने को बचा ही क्या। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आज की सबसे पावरफुल तस्वीर और खबर दिखाता हूं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। कमाल की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर सरकार विपक्ष की सुन रही है तो सरकार विपक्ष चला रहा है, अगर सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है तो मोदी तानाशाह है। मतलब चिट भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री भी इन्हीं की। फिर राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी जुबान में दिख रहा है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कितने पानी में है इसका अंदाजा उन्हें होगा। कांग्रेस को लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर में उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बॉस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का हाल यह है कि उनके सबसे बड़े नेता को ही जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। आज का सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण वीडियो अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो देखिए। यह वीडियो कश्मीर में गांदरबल में एक रैली का है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतार दी और कहा कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हाथ जोड़ते हैं, उन्हें एक और मौका दे दीजिए। एक बार यह वीडियो जरा देखिए, फिर इस वीडियो की अहमियत समझाता हूं। ऐसा मत कीजिए जनाब, जनाब ऐसा मत कीजिए।
कुमार साहब ऐसा मत कीजिए। कुमार साहब चौकी रख लीजिए कुमार साहब चौकी सर पर रख दीजिए। बॉस, देखने में यह सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, लेकिन यह वो तस्वीर है जो 70 साल में कश्मीर ने नहीं देखी और आज मोदी की वजह से हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। यह करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद को कश्मीर का राजा समझे बैठे थे, लेकिन आज इनकी हालत यह हो गई कि एक एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इनको टोपी उतारकर सामने रखनी पड़ रही है कि इज्जत बचा लो। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझे बैठे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर में ऐसा बदलाव कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। यह है कश्मीर में आया हुआ बदलाव। इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक गांदरबल सीट है और दूसरी सीट बडगाम की है। आज उन्होंने गांदरबल सीट से पर्चा भर भी दिया है। कल कह रहे हैं बडगाम की बारी। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। साल 2009 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल सीट भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार चुके हैं। इस बार जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़े, आम कश्मीरी का बच्चा पत्थर चलाता रहा, इनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा, वही लोग आज वोट की भीख मांग रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी ने करवा दिया जिसे। यह सिर्फ हो पाया 370 हटने और कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया उसकी वजह से। आज कश्मीर के सियासी राजाओं को वोट के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ने। यह है कश्मीर में 370 हटने के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। यह है असली लोकतंत्र, जहां राजा बने बैठे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। चुनाव में बीजेपी जीते हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हारे, कांग्रेस जीते हारे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस, पब्लिक जीत रही है। राजशाही गई, अब हाथ जोड़ो पब्लिक के सामने। यह नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ला दिया। उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं कि गांदरबल में उनकी हार का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, और इसलिए वो अब चुनाव में टोपी उतारकर वोट मांगने पर आ गए। यह हाल हो रखा है उमर अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस का, और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार राहुल गांधी खुद तो अकेले चुनाव में उतरने का कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाए, और नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने के डायलॉग हाँक रहे हैं। और राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना लो है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे कि वो हरियाणा में बीजेपी को अकेले चैलेंज कर पाए। अकेले नहीं चैलेंज कर पा रहे और कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मोदी का हिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अकेले पीएम मोदी से भिड़ जाएं, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी नहीं जुटा पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी को अकेले चैलेंज दे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अखिलेश यादव से मान मनौवल करना पड़ रहा है कि कुछ सीट तो दे दो यार, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। रैलियों में राहुल गांधी डंका पीट रहे हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष चला रही है और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी को अकेले ही पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता भी देख ले किसका जोश आई है, किसका फ्यूज उड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव तक में इनको 2 सीट से लड़ना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी का दम बयानों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्हें पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जरूरत पड़ गई। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव की साथ की जरूरत है। हरियाणा में वो केजरीवाल का साथ खोज रहे हैं, जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की जरूरत नहीं है, हम अकेले संभाल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं यार, एक काम करो ना, केजरीवाल से बात कर लो। राहुल गांधी अकेले लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे। स्टेट यूनिट कह रही है कि नहीं जरूरत है भाई इस आदमी की, इस पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। यानी यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कहीं की बात कर लीजिए,
राहुल गांधी बिना किसी के कंधे पर सवार होकर उनकी पार्टी आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और बातें ऐसी जैसे फिल्म चल रही हो एक बंदा काफी है। राहुल गांधी ये जोश जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कॉन्फिडेंस का टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया होगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा और कश्मीर घाटी में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी बड़ी हार हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें जीती, उधमपुर सीट जीती। लोकसभा चुनाव में 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। जम्मू सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 1,35,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। उधमपुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी हार हुई, वोटों का अंतर 1,24,000 रहा। वहीं कश्मीर में पीडीपी का खाता तक नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट के बड़े अंतर से हार गए। ये इनके कॉन्फिडेंस का हाल है। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्फिडेंस नीचे है भैया। इसलिए दोनों पार्टियों को खूब जोर लगाना पड़ रहा है, सेटिंग गेटिंग आपस में करनी पड़ रही है। और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की पहली साझा रैली भी हो गई। राहुल गांधी ने रामबन और अनंतनाग में रैली की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और चुनाव का एजेंडा सेट किया। लेकिन 370 पर क्या, उसके बारे में बताऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। एक तो बॉस पब्लिक को राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि गारंटी दे रहा हूं, डर लगने लगा है। वो खटाखट वाली गारंटी से लोगों के हाथ ऑलरेडी जले हुए हैं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब पब्लिक जो है राहुल गांधी के मुंह से गारंटी सुनती है तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि भैया अब क्या। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद यह राहुल गांधी की पहली रैली थी। इस रैली से यह तय हो गया कि कांग्रेस कश्मीर के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं भी अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा नहीं उठाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने 370 के मुद्दे पर सरेंडर कर दिया है? वो इस मुद्दे को भाव नहीं देने वाली, वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने वाली। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को अपने गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि दोस्त हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग ध्रुव पे बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापस लाएगी, राहुल गांधी सरेंडर मोड में। राहुल गांधी तो अनुच्छेद 370 की बात करने से भी हिचक रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीएम मोदी के मेगा प्रचार का प्लान तैयार हो चुका है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां करेंगे। जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली होगी। पीएम मोदी के अगले हफ्ते डोडा से प्रचार की शुरुआत होगी। डोडा वही जगह है जहां हाल ही में आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा 6 और 7 सितंबर को अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। 6 सितंबर को वो जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी जिन मुद्दों पर फोकस करेगी उसमें अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास का मुद्दा होगा। राज्य में पहली बार SC/ST समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, वो भी मुद्दा होगा। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, इंडी गठबंधन अपना जोर दिखा रहा है, लेकिन आज इंडी गठबंधन के लिए एक अजीब सी स्थिति भी बन गई। दरअसल आज राहुल गांधी ने जिस बनिहाल विधानसभा सीट पर प्रचार किया, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है। यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद शाहीन चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों ने गठबंधन होने के बावजूद अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोनों पार्टियां इसे फ्रेंडली फाइट बता रही। राहुल गांधी ने भी आज प्रचार के लिए सबसे पहले उसी सीट को चुना जहां फ्रेंडली फाइट है। यानी कांग्रेस इस फाइट को उतना फ्रेंडली ले नहीं रही है जितना बता रही है। अच्छा, और क्या बोलेंगे?
एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, दूसरी तरफ फाइट भी कर रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूं ना, इंडी गठबंधन अलग लेवल पे है। वो जो करता है वो इस देश की पॉलिटिक्स में कभी ही नहीं हुआ। और राहुल गांधी की पहली रैली उसी सीट पर प्लान की गई जहां दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने आज एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के खिलाफ प्रचार किया और एक सीट पर उनके साथ प्रचार किया। पब्लिक अलग कंफ्यूज, उधर तो बोल के आए कि हमको जीता है, इधर कर रहे हैं इनको जिताओ। लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर क्या कहता है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अभी 2024 का लोकसभा इसका चुनाव जो हुआ उसमें अगर आप वोट शेयर देखेंगे, वोट प्रतिशत, ये अलग अलग पार्टियों का देखिए। बीजेपी नंबर 1 पर रही, बीजेपी को 24.36% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को कितना मिला भाई? कांग्रेस पार्टी को मिला 19.38%, बीजेपी से कम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मिला? 22.30%। अब इसी फैक्ट से कांग्रेस को लग रहा है कि भैया हमने इन दोनों ने हमने जोड़ लिया अपना, तो हमारा बीजेपी से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का असली टेस्ट तो जम्मू में होगा ना बॉस, जहां उसे अकेले बीजेपी से लड़ना है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस अपना बिस्तर समेटती है, पहले ही निकल लेती है। जम्मू में लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो जम्मू में लोकसभा की 2 सीटों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है। अगर आप देखिएगा, सिर्फ जम्मू का आपको बताऊं कि जम्मू में क्या स्थिति थी, जम्मू रीजन में वहां वोट प्रतिशत, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 52.8% था जम्मू रीजन में, और कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, वहां कोई था नहीं तो 42.4 पे थे, यानी 10% नीचे थे। उधमपुर लोकसभा सीट का ये अभी आपको जो बताया, ये जम्मू का बताया। अब अगर आप उधमपुर का देखिए, उधमपुर में क्या हुआ जम्मू रीजन के बाद, बीजेपी जो है वो रही उधमपुर में 51.2% और कांग्रेस रही 40.1%, यानी यहां भी ऑलमोस्ट 11% का फर्क है। जम्मू के इलाके में बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो 2014 विधानसभा चुनाव में जम्मू में कुल सीटें 37 थीं, जिसमें बीजेपी 25, कांग्रेस 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 के अलावा पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 1 गई। इस बार जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और जम्मू की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कम से कम जम्मू में उसे 35 सीटें तो आ ही जाएंगी। एक तरफ बीजेपी जमीन पर मजबूत है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन सिर्फ हवाई किले बना रही। उसे जमीनी हकीकत दिख नहीं रही है, वो दिखाना चाहती नहीं। इंडी गठबंधन का बीपी तो खुद उनके साथी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। आम आदमी पार्टी कूद गई है। इसके अलावा बीएसपी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी जैसे दूसरे दल भी चुनावी मैदान में हैं, जो एक तरह से इंडी गठबंधन के ही वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। यह तो जम्मू कश्मीर की बात हुई। हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल यही है। यहां भी कांग्रेस को लग रहा है कि बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा बॉस, जबकि हरियाणा को लेकर कितना माहौल बनाया जा रहा था कि यहां तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, यहां तो कांग्रेस अकेले बीजेपी को खत्म कर देगी, बीजेपी ने इतने सालों में कुछ किया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो कांग्रेस पहले ही दम फूल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसी तरह से केजरीवाल को भी अपने साथ बना लें क्या, अखिलेश को भी साथ ले लें क्या, क्योंकि केजरीवाल हो या अखिलेश, दोनों हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही हरियाणा में प्रचार में जुट गई थी और खूब प्रचार कर रही। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन करना चाहती है और दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल भी रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन पर 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी है। आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, उनसे मुलाकात की है। तस्वीर देखिए। गठबंधन होगा या नहीं, इस पर दोनों पार्टी के सीनियर नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई अभी डील ही नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, लेकिन गठबंधन को लेकर पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं,
सुनिए वो क्या बता रहे हैं गठबंधन को लेकर, लेकिन उसके बाद आपको बताता हूं कि इस गठबंधन में पेंच क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी प्राथमिकता में है और 10 साल से हरियाणा की जनता आज जा चुकी है। गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी सीटों पे होगा, इस सब पे अब केजरीवाल जी 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं, वो निर्णय करें। गठबंधन को लेके कॉन्फिडेंस है या नहीं है, केजरीवाल 2 दिन में बाहर आने वाले हैं, इसको लेके कॉन्फिडेंस है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर मान जाएगी, ये तो आगे क्लियर होगा। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि जिस आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बड़ा वजूद नहीं है, उस पार्टी से भी कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तड़प रही है। यह राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का हाल है। जबकि यही कांग्रेस है जिसके नेता फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि वो हरियाणा में अकेले बीजेपी को जो है पटकनी दे देंगे। उधर केजरीवाल को भी लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने से कोई फायदा हुआ नहीं, इसलिए अलग लड़ा जाए। लेकिन अब जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों पलटी मार रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि आओ ना यार, हाथ पकड़ के चलते हैं, लग रहा अकेले नहीं हो पाएगा। तो बॉस फिर किस बात का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का? यह सब तब हुआ है जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी थी और केजरीवाल को हरियाणा का लाल बता रही थी। लेकिन अचानक यह खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर फीडबैक मांगा। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने फीडबैक के तौर पर इस गठबंधन का विरोध किया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी मजबूत है, अकेले चुनाव जीत जाएंगे भाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही स्टैंड था। लेकिन गठबंधन की खबरों पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि हमारे पास इतनी कैंडिडेटों की एप्लीकेशनें आई हैं, इतने लोग हमारे पास लड़ने के लिए हैं। अब अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से ले रहे हैं। और हमेशा कमजोर आदमी ही सहारा लेता है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कमजोर है, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। यह बात किसी को आसानी से समझ नहीं आएगी कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर जोर क्यों दे रहे हैं। इसके लिए आपको गुजरात और गोवा के चुनाव के समीकरण देखने होंगे, जिससे पिक्चर क्लियर होती है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। साल 2022 में गुजरात में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ी। चुनाव में बीजेपी 156 सीटें जीती, कांग्रेस 17 पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले और 5 सीट आई। आम आदमी पार्टी के पूरी ताकत से लड़ने का नुकसान कांग्रेस को हुआ। 5 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 14% कम हो गया, सीटें 60 घट गई। गुजरात में करीब 30 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की 57 सीटें बढ़ गईं और वोट शेयर 3.4% बढ़ गया। इसी तरह गोवा का हाल देखिए, वहां साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 आई थी और आम आदमी पार्टी को एक भी नहीं आई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और टीएमसी पूरे दमखम के साथ उतरे। उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। बीजेपी की सीटें 13 से बढ़कर 20 हो गई, कांग्रेस की 17 से घटकर 11। आम आदमी पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हुई। 5 साल के अंदर गोवा में कांग्रेस की 6 सीटें कम हो गई और करीब 5% वोट शेयर कम हो गया और बीजेपी की 7 सीटें बढ़ गई, वोट शेयर करीब 0.81% बढ़ गया। इसका मतलब यह साफ है कि जब आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है और फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन कांग्रेस दूर का सोच ही नहीं रही। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आम आदमी पार्टी जहां जहां बड़ी हो रही है वो वहां वहां कांग्रेस का वोट खा के बड़ी हो रही है, बीजेपी का नहीं खा रही है। फिर भी कांग्रेस उनके साथ जो है सेटिंग गेटिंग में लगी हुई। भाई दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे बढ़ी? बीजेपी का वोट शेयर तो वही 34-35% पे इंटैक्ट है विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस जो है वो एकदम से डिक्लाइन हो गई और सारा वोट शेयर लेके चली गई आम आदमी पार्टी। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसको खाया? कांग्रेस को। दिल्ली में किसको खाया? कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि उसी आम आदमी पार्टी के पास जाके कहते हैं कि थोड़ा फ्रेंड जोन में चलें। हरियाणा में कांग्रेस को 2 और नए साथी मिल सकते हैं।
सूत्रों से खबर है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज सुबह दिल्ली में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिले। दोनों खिलाड़ी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। विनेश फोगाट जुलाना या चरखी दादरी सीट से लड़ सकती हैं। बजरंग पुनिया को कांग्रेस बादली सीट से उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस की सब कमेटी ने दोनों के चुनाव लड़ने पर फैसला करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कल चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी सिर्फ बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन विनेश फोगाट ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। चलिए अब यहीं दंगल लड़ लें, यहीं मेडल आ जाए। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में बुलडोजर पर भयंकर बवाल। योगी अखिलेश के बीच उपचुनाव के पहले गजब लेवल की तनातनी हो गई है। गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएंगे अखिलेश। गोरखपुर की जनता ने ही उन्हें कैसे तगड़ा जवाब दिया है, अब इसका चक्कर। यूपी में तो इस वक्त गजब ही हो रहा है। एक तरफ भेड़िए का आतंक है, दूसरी तरफ बुलडोजर बम बम कर रहा है। और आप ये देखिए कि भेड़िए और बुलडोजर को लेकर भिड़ गए हैं यूपी के दो सबसे बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। और ऐसी तनातनी चल रही है दोनों के बीच कि मामला पर्सनल हो गया है भाई। बहुत दिनों बाद इस तरह गजब की जुबानी जंग हो रही है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच। और यह सब हो रहा है ठीक यूपी में उपचुनाव के पहले, क्योंकि उपचुनाव में दोनों नेताओं का टेस्ट होना है। योगी को बदला लेना है, अखिलेश को दिखाना है कि 2024 में यूपी की चुनावी जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसलिए उपचुनाव से ठीक पहले दोनों के बीच एक तरह से सियासी गोले और शोले बरसने लगे। कैसे, आप खुद सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के दिल और दिमाग दोनों चाहिए होता है, पता है तुमको। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। सीएम योगी ने जवाब दिया कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। सीएम योगी ने जवाब दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखना इनकी आदत है। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में समाज का हर तबका परेशान है। सीएम योगी ने हमला किया कि जैसे भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं 2017 से पहले ऐसा ही हाल था। यानी उत्तर प्रदेश में भयंकर घमासान मचा हुआ है। बुलडोजर को राजनीतिक हथियार बना के अखिलेश यादव हमले कर रहे हैं, तो सीएम योगी हर हमले का जवाब नए हमले से दे रहे हैं। इस राजनीतिक लड़ाई का एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इसमें क्या गलत था? बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी की कानून व्यवस्था में बुलडोजर का बड़ा रोल है। आज माफिया और दंगाई बुलडोजर के नाम से कांपते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र करके यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं। दरअसल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के सभी बुलडोजर्स को गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा, उस तरफ रुख होगा। अखिलेश यादव को लगा होगा कि इस बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश बढ़ेगा, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर चलाने वाले बयान के अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का बुलडोजर हाल फिलहाल में अखिलेश यादव के करीबियों पर चला, जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध भी किया था। हाल ही में लिए गए बुलडोजर एक्शन के बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। 10 से 19 जून 2024 तक लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 24.5 एकड़ में 1200 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े गए। 22 अगस्त 2024 को अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। आरोपी मोहित खान की बेकरी को तोड़ा गया। 23 अगस्त 2024 को कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई हुई। तो क्या अखिलेश यादव ने इसी का बदला लेने के लिए गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने वाला बयान दिया? क्योंकि अखिलेश ने यह भी कहा कि बुलडोजर दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है, और यूपी की जनता कब स्टीयरिंग बदल दे इसका पता नहीं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर।
उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब सीएम योगी ने दिया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर हर किसी के हाथ में फिट नहीं होता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे भाई। सुनिए सीएम योगी को। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर इस बयानबाजी का दूसरा पहलू यह भी है कि अखिलेश ने बीजेपी के हाथ में हथियार दे दिया। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को हिंदुत्व पर हमले से जोड़ दिया। भाई बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव हिंदुओं को धमका रहे हैं। गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। बीजेपी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया। सुनिए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को, फिर आपको बताऊंगा कि गोरखपुर की जनता ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया, पब्लिक क्या बोल रही है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप वो हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? अखिलेश यादव के बयान से गोरखपुर में बड़ी हलचल है। गोरखपुर में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को गलत बता रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गोरखपुर को धमकी दे रहे हैं। सुनिए गोरखपुर की पब्लिक क्या जवाब दे रही है अखिलेश यादव के बयान पर। धमकी देने लायक बचे देखिए, उनको राजनीति उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जो उनका जो सपना है बुलडोजर की कार्रवाई का, तो ऐसा कुछ होना 2027 में क्या उनकी कभी सरकार नहीं आने वाली है। अच्छा, समाप्तवादी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी। कैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल एक दर्शाता है कि किसी नेता का नहीं, ये किसी गुंडे और माफिया वाली भाषा है। जो ऐसा लगता है कि उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे अखिलेश जी के, इतना मैंने निराश है इस बातों से। ये क्यों मोड़ देंगे वो गोरखपुर की तरफ? वो तो बदले की कार्रवाई हो जाएगी ना अगर गोरखपुर की तरफ मोड़ते हैं तो। बाबा जी ने क्या सारा बुलडोजर का मुंह सैफई की तरफ मोड़ रखा है क्या? यानी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। गोरखपुर पर बुलडोजर चलवाने का दांव उल्टा पड़ता देख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर नया हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल हैं तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। अब यही अखिलेश यादव कल तक कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली की नहीं सुन रहे। अब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर और अकेले पड़ गए हैं कि वो उनको अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, कभी कहते हैं सीएम योगी को बीजेपी हटा देगी, जबकि पीएम मोदी और सीएम योगी पर अपना भरोसा वो पीएम मोदी पहले ही जता चुके हैं। और उसी भरोसे के दम पर सीएम योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। सुनिए कैसे दंगों और माफिया के मुद्दे पर सीएम योगी ने जोरदार अटैक किया। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की। ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी।
कैसे गिड़गिड़ाते थे। लेकिन सीएम योगी और अखिलेश यादव की सीधी फाइट यूपी में होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प बना दी। सीएम योगी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि टीपू फिर से सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी माफिया के सामने नाक रगड़ा करते थे। सुनिए। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। ये वही लोग हैं जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। सीएम योगी ने अपने बयानों से उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा दी है। सीएम योगी सिर्फ बुलडोजर के मुद्दे पर हमलावर नहीं है। सीएम योगी तो अखिलेश यादव को करप्शन के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मैनपुरी गए थे, जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसी बात कह दी जिससे लोग हैरान हो गए। सीएम योगी ने वहां पर कह दिया कि इन लोगों को मैनपुरी और इटावा की चिंता नहीं है, इन लोगों ने तो अपने लिए अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। सीएम योगी का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। सीएम योगी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर माफिया, अपराध और करप्शन के मुद्दे पर लगातार हमले कर रहे हैं। सुनिए एक बार। जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों। सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर भी थे और वहां से प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने राह चलती बेटी पर हाथ डाला तो उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होगा। सुनिए एक बार। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने पूरा माहौल बनाया हुआ है। अखिलेश यादव को बैकफुट पर डाल दिया है। कांग्रेस तो इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद अखिलेश यादव कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले के तहत 5 सीट मांग रही है, तो अखिलेश ने कहा कि 50-50 तो बिस्कुट आता है। सुनिए अखिलेश को और समझिए कि यूपी में कांग्रेस का कद क्या रह गया है। देखिए 50-50 पे चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें जो मांग रही है। भाई आप आग मत लगाओ। नहीं, अजय राय जी का बयान है, आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है। 50-50 बिस्किट आता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस हरियाणा में दबाव बना रही है तो अखिलेश यादव यूपी में दम दिखा रहे हैं। हरियाणा में जो होगा उसी के हिसाब से यूपी में सीटें तय होंगी। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या हो गई आप देखिए, इस तरह से सुनना पड़ रहा है। पाठशाला में अगली क्लास, भेड़ियों के आतंक का योगी वाला इलाज, 9 शूटर उतारे, अब तक कितने मारे। आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए जब सेना उतारनी पड़ी, आज उसका विचार करें। यूपी में आदमखोर भेड़ियों ने करीब 1.5 महीने से आतंक मचाया हुआ है, लेकिन अब जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों के आतंक के खत्म होने की उम्मीद जगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शूट एट साइट ऑर्डर के बाद शार्प शूटर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्लूप्रिंट रेडी है, टारगेट लॉक किए जा चुके हैं और आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है।
भेड़ियों को पकड़ने का लिखित आदेश भी बहराइच पहुंच चुका है, जिसमें साफ लिखा है कि हर हाल में आदमखोर को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद शार्प शूटर्स की टीम बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए रेडी है। बताया जा रहा है कि आज रात आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की आखिरी कोशिश होगी, जिसके लिए जगह जगह पिंजड़े और जाल लगाए जा चुके हैं। आज पाठशाला में ऑपरेशन भेड़िया की एक एक डिटेल आपको बताता हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कहां आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए सेना बुलानी पड़ गई थी। लेकिन पहले यह देखिए कि अगर इस बार आदमखोर भेड़िए पिंजड़े में नहीं फंसे तो कैसे उनका बैड लक शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहराइच में घूम रहे इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए 9 शार्प शूटर्स की टीम बनाई गई है। इस टीम में 6 शार्प शूटर वन विभाग के हैं, जबकि फायरिंग का अच्छा अनुभव रखने वाले यूपी पुलिस के 3 शूटर्स को भी टीम में जगह दी गई। आदमखोर भेड़ियों की घेराबंदी के लिए इनके आतंक वाले पूरे इलाके को 3 जोन में बांट दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग जोन के लिए 3-3 शार्प शूटर्स की स्पेशल टीम बनाई गई है। इसके अलावा आदमखोर भेड़ियों की सटीक लोकेशन का पता चलने पर एक्शन टीम के लिए एक रिजर्व के तौर पर भी टीम रखी गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना है या गोली मारनी है, यह क्लियर है। इसका फैसला सिचुएशन के मुताबिक उसी वक्त लिया जाएगा जब भेड़िए की घेराबंदी हो जाएगी। और यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वैसे अब बहराइच को लेकर लोग कहने लगे हैं कि आदमखोर भेड़िए की मौत आएगी तो वो गांव की तरफ भागेगा। यानी जो आदमखोर भेड़िए अब तक शिकार बनाकर लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब वो खुद टारगेट बनने जा रहे हैं। इसके लिए शार्प शूटर्स घातक हथियारों से लैस होकर मोर्चा संभाल चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए शूटर्स की टीम के पास कौन कौन से हथियार हैं वो भी सुनिए। पहला हथियार तो ट्रैंकुलाइजर गन है कि भैया बेहोश करो, अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया भागने लगा तो दूसरा हथियार है 312 बोर की डबल बैरल गन। तीसरा हथियार है 12 बोर की पंप एक्शन गन। चौथा हथियार है 5.56 mm की एक्स कैलिबर राइफल। पांचवा हथियार है सिंगल बैरल गन। छठा हथियार SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल। इन हथियारों की मदद से बहराइच में घूम रहे आदमखोरों को कैसे निशाना बनाया जाएगा, यह जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी की एक एक्सपर्ट शिकारी से बात आप सुनिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको शूट किया जाएगा, कैसे इनको मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। कि भेड़िया कोई इतना बहुत हैवी शेर जैसा जानवर नहीं है कि उसको बहुत बड़े बोर की जरूरत है। कुछ टेक्निकलिटी की जरूरत है इसको, कुछ टेक्निकलिटी होनी चाहिए। कहाँ आप मार रहे हैं, ठीक है। आपका बंद हो गया, बंद जिसको ये कहते हैं, जैसे ये ऐसे 4 पैर पे खड़े होते हैं, आप यहाँ मार सकते हैं जी। आप हेड शॉट ले सकते हैं। अवॉइड करें बैक शॉट, क्योंकि बैक शॉट में वो घायल हो सकता है, चोटिल हो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। थोड़ा समय लग सकता है। जैसे बैक शॉट भी अच्छा लगा तो 2-4 दिन बाद मरेगा, तुरंत नहीं मरेगा। और ये सारे शिकारी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बहुत साइंस नहीं है, बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ योगी के शार्प शूटर बहराइच में आदमखोरों के खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार है, दूसरी तरफ आज सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री खुद बहराइच पहुंचे। उन्होंने वन विभाग, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। वन मंत्री ने अफसरों से 2 टूक कह दिया कि भेड़िया चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक बार सुनिए वन मंत्री को, फिर बहराइच में 100 से ज्यादा भेड़ियों के दावे की सच्चाई दिखाता हूं। देखिए, हमने बहराइच के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। एक है कहीं 2 चाहिए ना, तो एक है। हर हालत में हमें पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, कोई हराना नहीं। बहुत अटैक हो गए। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खात्मा जो है वो क्यों बहुत जरूरी है। दरअसल अब ये भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इनके हमले बढ़ गए। भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि इलाके की 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद है। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं, बच्चों को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। खौफ के साथ साथ भेड़ियों को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी हैं। इलाके में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भेड़िए होने के दावे किए जा रहे हैं। वन मंत्री कह रहे हैं 2, पब्लिक कह रही है 100 भेड़िए हैं। हालांकि आज वन विभाग ने 100 से ज्यादा भेड़ियों की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों के कंफ्यूजन को इस तरह के दावों की वजह बताया। आप भी वन निगम के MD को सुनिए, फिर गांव वालों के कंफ्यूजन की वजह भी बताता हूं।
जहाँ तक उल्फ का प्रश्न है, ये भेड़ियों का प्रश्न है, पूरे देश में उनकी तादाद जो 2 से 3 हज़ार के बीच में आके जाती है जी। तो मैक्सिमम आप कह लें तो 2-2.5 हज़ार, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं भी इतनी संख्या नहीं है। 100 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं उनको, उल्फ को जैकाल या सियार जिसको बोलते हैं, उनसे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खा के वो भी हिस्पुस टाइप के दिखते हैं। तो उससे दूसरे जो है कुछ जो शिकारी कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनसे भी कंफ्यूज करते हैं। बहराइच के लोग भेड़ियों की संख्या को लेकर इसलिए भी कंफ्यूज हैं क्योंकि भेड़िए को दूर से देखने पर यह कुत्ते या सियार जैसा ही नजर आता है, लेकिन इनकी पहचान कुछ खास बातों से की जा सकती है। जैसे भेड़िए की लंबाई पूंछ समेत 6 फीट तक हो सकती है, जबकि सियार और कुत्ते की पूंछ समेत लंबाई आमतौर पर 3 या 4 फीट के से ज्यादा नहीं होती। भेड़ियों के जबड़े यानी मुंह के आगे निकला हुआ हिस्सा सियार और कुत्तों से ज्यादा बड़ा होता है। सियार और कुत्तों की तुलना में भेड़िए के कान छोटे और अधिक गोल होते हैं। इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने जिस तरह बहराइच में आतंक मचाया हुआ है, उसने 74 साल पुरानी उस दहशत की यादें भी ताजा कर दी हैं जब लखनऊ में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया था। दहशत ऐसी थी कि उस वक्त भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बात सितंबर 1950 की है, जब लखनऊ में भेड़ियों ने एक ही रात में अलग अलग हमलों में 3 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद उस वक्त की यूपी सरकार ने पीएसी की पूरी बटालियन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भेड़ियों से निपटने के लिए उतारा। आदमखोर भेड़ियों का खौफ इतना बढ़ चुका था कि उन्हें मारने के लिए 400 शिकारी लगाने पड़े थे। उस पर भी जब भेड़ियों के हमले नहीं रुके तो सेना की मदद ली गई। 25 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद 4 आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया गया था। यानी ऐसा पहले भी हो चुका है, सेना तक की मदद लेनी पड़ी है, लेकिन इस बार माना जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि शार्प शूटर काम कर देंगे और भेड़ियों का आतंक खत्म होगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, बाढ़ का जिम्मेदार मानकर किसने 30 सरकारी कर्मचारियों को फांसी पर लटका दिया? सन की किम जोंग उन कौन सा म्यूजिक सुनते ही लोगों को फांसी देने लगता है? देखिए जरा। इस समय दुनिया के कई देश भयानक बाढ़ और बारिश का सामना कर रहे हैं। चीन से लेकर ब्रिटेन तक और भारत से लेकर इटली, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको तक भयानक बाढ़ और बारिश का असर है। लेकिन ये सभी देश इस आपदा का सामना कर रहे हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में बाढ़ के लिए फांसी की सजा सुनाई जा रही है भाई। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की क्रूरता पूरी दुनिया में फेमस है। ये बात बात पर लोगों को मार ही देता है, मौत की सजा सुना देता है। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी भाई ने। दरअसल नॉर्थ कोरिया में इस बार भीषण बाढ़ आ गई। यहां के कई इलाके पानी में डूब गए, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए। इस सब को देखकर किम जोंग का पारा इतना गर्म हो गया कि भाई ने बाढ़ के लिए 30 अधिकारियों को जिम्मेदार बताकर फांसी दिल पर लटका दिया। इस घटना को देखकर दुनिया भर के लोग ये सोच रहे होंगे कि गनीमत है कि नॉर्थ कोरिया में नहीं है भाई, बाढ़ में नहीं मरते तो ये आदमी फांसी पे मार देता है। ये सनकी आदमी किसी भी बात पे फांसी पे लटका देता है भाई। नॉर्थ कोरिया में आई इस बाढ़ को देखने किम जोंग खुद गया था। इसके लिए किम जोंग ने बोट में बैठकर पूरे इलाके का सर्वे किया। किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है, किम जोंग एक एक चीज का हिसाब ले रहा था। इसके साथ अधिकारियों की पूरी टीम चल रही थी। बाढ़ के हालात देखकर इन अधिकारियों को एहसास हो गया कि किम जोंग का पारा तो बढ़ रहा है और अब कांड होने वाला है, और हुआ भी। दरअसल पिछले महीने जुलाई अगस्त में नॉर्थ कोरिया के चांगांग प्रांत में भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में 1500 लोगों की जान चली गई, 4000 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। इसके अलावा 15000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। किम जोंग ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में किम जोंग ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए कई नेताओं और अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा दिया। किम जोंग ने सबसे पहले चांगांग प्रांत के अपने पार्टी के सचिव को बर्खास्त किया। इसके बाद 30 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही करने का आरोप लगाया और सबको एक साथ मौत की सजा सुना दी। नॉर्थ कोरिया में किन अधिकारियों को फांसी दी गई, उनकी पहचान अब तक नहीं बताई गई, लेकिन इसमें बाढ़ग्रस्त इलाके में जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों की संख्या ज्यादा है। मतलब बाढ़ आ गई तो अधिकारियों को फांसी दे दिया भाई ने, और फांसी देने की सनक में किम जोंग ने अपनी पार्टी के उस नेता को भी लटका दिया जिसे खुद किम जोंग ने प्रांत का सचिव बनाया था। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए किम जोंग अपनी स्पेशल ट्रेन से राजधानी प्योंगयांग से चांगांग गया था। यह ट्रेन बाढ़ग्रस्त इलाके के बीच पहुंचकर एक जगह रुक गई क्योंकि आगे पटरी पे पानी था। कई अधिकारियों का मानना है कि यहीं से किम जोंग का दिमाग खराब हुआ कि अरे यार मेरी ट्रेन रुक गई।
इसके बाद उसने बोट में बैठकर पूरे इलाके का दौरा किया, यहां तैनात एक एक अधिकारी की डिटेल पूछी। इसके बाद किम जोंग ने वापस आकर ट्रेन के अंदर ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, ट्रेन में ही। यह उसी मीटिंग की तस्वीर है जो किम जोंग की ट्रेन के अंदर हुई। इसमें सभी अधिकारी गर्दन झुकाकर कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउथ कोरिया के एक न्यूज चैनल के मुताबिक इसी मीटिंग में 30 अधिकारियों को फांसी देने की बात तय हो गई। किम जोंग ने यह माना कि ये 30 अधिकारी देश को भयानक बाढ़ से बचा नहीं पाए, जबकि सच यह है कि नॉर्थ कोरिया में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। यहां पहाड़ों पर जंगलों की कटाई की वजह से भयानक बाढ़ आ रही है। लेकिन यह बात किम जोंग को समझाए कौन? किसी के पास हिम्मत तो है नहीं, वो भी लटक जाएगा फिर। इस घटना के बाद इस बात की चर्चा है कि किम जोंग का नाम किलर जोंग होना चाहिए, जो किसी भी बात पर नॉर्थ कोरिया के लोगों को फांसी पर लटका देता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले कुछ समय में नॉर्थ कोरिया में किसी भी अपराध के लिए सबके सामने फांसी देना बड़ी आम बात बन गई। कोरोना महामारी से पहले नॉर्थ कोरिया में हर साल औसतन 10 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यह दर 100 पर पहुंच चुकी है, यानी हर साल 100 लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। इस हिसाब से हर महीने औसतन 8 लोग तानाशाह को खुश करने के लिए फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि फांसी पर चढ़ाए जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा युवा हैं, जो साउथ कोरिया के ड्रामा और म्यूजिक सुनने की वजह से मारे गए। दरअसल दिसंबर 2020 में किम जोंग ने साउथ कोरिया के म्यूजिक के पॉप यानी कोरियन पॉप पर बैन लगा दिया था। इसे सुनने और देखने वालों को मौत की सजा का ऐलान किया था। पिछले महीने अगस्त में 9 लोगों को फांसी पर लटका दिया इसने, 7 पुरुष 2 महिलाएं। इन लोगों पर सरकार के 2000 मवेशियों को अवैध रूप से खरीदने और उनको बेचने का आरोप था। इन 9 लोगों की फांसी को दिखाने के लिए 20,000 लोगों की इसने भीड़ बुलाई, ताकि इस सजा की चर्चा जनता के बीच हो सके। अब आपको साउथ कोरिया के उस म्यूजिक के बारे में बताता हूं जिसे सुनकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का जो दिमाग का सर्किट है वो उड़ जाता है। इस म्यूजिक को सुनकर किम जोंग एकदम आग बबूला हो जाता है कि अपने यहाँ के युवाओं को फांसी पर चढ़ा देता है। पिछले कुछ सालों में इसी म्यूजिक की वजह से नॉर्थ कोरिया के युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि साउथ कोरिया का यह म्यूजिक पूरी दुनिया में फेमस है और दुनिया भर के करोड़ों युवा इस म्यूजिक को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही इस म्यूजिक की आवाज किम जोंग के कानों में पड़ती है तो उसका पारा हाई हो जाता है। यह साउथ कोरिया का सबसे मशहूर कोरियन म्यूजिक है, जिसे शॉर्ट में के म्यूजिक या के पॉप भी कहते हैं। इसे पूरी दुनिया में सुना जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि खुद नाच नहीं पाता होगा इसलिए लोगों को मार देता है। अब आपको साउथ कोरिया के म्यूजिक ग्रुप के बारे में भी बताता हूं, जिसे देखकर किम जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस ग्रुप का नाम है BTS यानी बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। ये के पॉप म्यूजिक बैंड है। इसमें 7 लड़कों की टीम है जो कोरियन म्यूजिक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा कॉन्सर्ट को सुनने लाखों लोगों की भीड़ आती है। 2018 में इस म्यूजिक ग्रुप ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी में 3,86,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था। 2021 में इस ग्रुप का डायनामाइट नाम का एक गाना आया, जिसे इंटरनेट पर 186 करोड़ बार देखा जा चुका है। 2023 में BTS को 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के बेस्ट म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में तीसरी बार नॉमिनेशन मिला था। जिस म्यूजिक ग्रुप की वजह से साउथ कोरिया की बैंक इंडस्ट्री से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री आसमान पर पहुंच गई। साउथ कोरिया में आने वाले हर 13 में से एक पर्यटक BTS ग्रुप को सुनने आता है। उसी ग्रुप को लेकर नॉर्थ कोरिया में कोई सुन ले उसको तो उसको फांसी हो जाती है। साल 2020 में किम जोंग ने रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर कानून के तहत इस म्यूजिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया के युवा चोरी छुपे कोरियन म्यूजिक को सुनते हैं और पकड़े जाने पर मारे जाते हैं।